हेलो डियर, सीबीएसई के मैथमेटिक्स के टर्म वन के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं हम। उससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए चैनल के ऊपर एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 8 इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दोस पर्टिकुलर सीरीज। तो हमने क्या किया है कि सीरीज के अंदर जितने भी टर्म वन के पेपर थे, जितने भी मतलब कि एक ही पेपर हुए थे, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे हम हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, ताकि एक्चुअली जो स्टूडेंट्स जो कि नेक्स्ट ईयर या फिर ना नेक्स्ट ईयर पीयर्स होंगे उनके लिए एक सोर्स बन जाए जिसके थ्रू जो है इंस्टेंट रिवीजन कर सकें, खास करके इंड के दिनों में जब उन्हें एग्जाम्स के अंदर जो है वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने की जरूरत हो या फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट भी अगर सीखने हो तो वो क्वेश्चंस के थ्रू सीख सकते हैं। तो आइए लेक्चर नंबर जो अपना 8 है हम उसको स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां लेक्चर 7 को छोड़ा था हमने। तो लेक्चर 7 के अंदर हमने ये क्वेश्चन जो था वो कर लिया था कि दो लीनियर है ना, जो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ये दोनों लाइंस जो है आपको पता था, हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। बट व्हाई आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन अगेन, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको आने चाहिए। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था कि एक लीनियर इक्वेशन का है ना, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो जनरल फॉर्म क्या होता है, मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस तरह से दिखता है। अगर हम ये आपसे पूछें तो आप क्या बताओगे? देखो ध्यान से, तो जनरल फॉर्म ऑफ अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ऐसा होता है कुछ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब एक एक्स वाला टर्म होता है, एक वाई वाला टर्म होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। ऑफ कोर्स एक्स वाले टर्म में कोफिशिएंट 1 हो भी सकता है, 1 नहीं भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो 3x प्लस 2y, जैसे एग्जांपल्स की अगर आप बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वाले, तो आपको दिख रहा है कि 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स वाला टर्म, ये वाई वाला टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों में से कोई भी हो सकता है। जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये जनरल फॉर्म की बात थी। फिर हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर जनरल फॉर्म में लाइन लिखी हुई है, मतलब एक्स वाला टर्म दिया हुआ है, वाई वाला टर्म दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, तो हम एक लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और उसको हमने बताया था कि वो tan थीटा के भी बराबर होता है, जहाँ पे थीटा जो है वो बेसिकली एंगल होता है जो कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ है ना एक्स एक्सिस लाइन बना रही होती है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो फिलहाल स्लोप को अगर हमें ग्राफ से, अगर हमें एंगल दे दिया जाता तो हम स्लोप पता कर सकते हैं, बट क्या हम इक्वेशन को देख के ही उसका स्लोप पता कर सकते हैं क्या? तो आंसर था कि हाँ, हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस ए बाई बी, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। मैं जल्दी जल्दी क्या कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट को और एक नोट के फॉर्म में आपको दे दे रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो आगे जब इस चैप्टर है ना, इस चैप्टर में इस वाले पार्ट से क्वेश्चन अगर आए, जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स के अंदर आते ही आते हैं, जिसके अंदर जो है अगर सिलेबस है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता हुआ नजर आएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर इक्वेशन देख के हमें स्लोप लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। फिर हमने कुछ आपको रिलेशन बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो दो लाइंस पैरेलल हैं मतलब उनका स्लोप क्या होगा, उनका स्लोप जो है वो सेम होगा। इसको आप विजुअलाइज ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अपना एक्स एक्सिस है ना, और ये जो वर्टिकल वाली लाइन है अगर ये वाई एक्सिस है, तो अगर मान लीजिए आपने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है ना, इसको मैं L1 बोल रहा हूँ, तो अगर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो L2 ऐसा दिखेगा। तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये दोनों के दोनों लाइन एक्स एक्सिस साथ जो है वो जीरो एंगल बना रहे हैं, और दोनों का स्लोप क्या आ जाएगा, tan जीरो, क्योंकि एंगल कितना था, जीरो, स्लोप कितना आ जाएगा, जीरो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो पैरेलल लाइंस होते हैं ना, वो दोनों के दोनों एक्स एक्सिस में सेम एंगल बनाते हैं। तो अगर एंगल ही सेम बनाते हैं तो उनका स्लोप भी क्या आएगा, सेम। तो दो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो अगर आपको दो इक्वेशन दे दी जाए और पता करना हो कि ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का स्लोप निकालेंगे, है ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस ऑफ ए बाई बी। और अगर दोनों का स्लोप का वैल्यू सेम आ गया तो स्लोप का अगर वैल्यू सेम आ गया तो हम बोलेंगे कि लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल। अच्छा, अगर हमें चेक करना हो कि लाइंस जो दी गई है हमें वो परपेंडिकुलर है या नहीं है ना, तो उसके लिए हमने एक कंडीशन आपको बताया था, है ना, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होता है। इस एग्जांपल के लिए मान लीजिए यही दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू जीरो, पहला इक्वेशन, और एक दूसरा इक्वेशन दिया है 4x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू जीरो। तो हम मान लो पता करना है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का स्लोप निकालेंगे।
तो पहले वाले का स्लोप अगर निकालने जा रहा हो तो पहले वाले का x का कोफिशिएंट अपन पहले वाले का y का कोफिशिएंट और आगे माइनस है, तो माइनस x का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो पहले वाला लाइन का स्लोप आ गया कितना -3/2। अगर हम इस दूसरे वाला लाइन की बात करें देखो ना, उसके अगर स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट करें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 8, तो यहाँ से आपको स्लोप दी जाएगा -1। तो पहली बात तो आप सीख गए होंगे कि एक लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं देख करके, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब अगर गौर से देखोगे तो अगर मान लो हमें पता करना है कि ये जो दोनों लाइन हमें दी गई हैं वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाले का स्लोप देखो, आंखों से दूसरे वाले का स्लोप देखो, आंखों ही आंखों में बात करो और बोलो कि स्लोप बराबर है या नहीं। अगर स्लोप बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। जैसे कि देखो पहले का स्लोप -3/2, दूसरे का स्लोप माइनस था, तो अगर स्लोप देखोगे तो अंधा आदमी भी सुन के बता देगा कि भैया स्लोप सेम नहीं है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स वो देख के नहीं बता पाएगा बिकॉज ही इज ब्लाइंड एक्चुअली। हाउएवर अगर आप और आगे चले, है ना, पैरेलल लाइंस की बातें हमने कंडीशन देख ली, हमने परपेंडिकुलर लाइंस की बातें कर ली, कुछ और केसेस हैं जो हम आपको थोड़ा सा जो है वो विजुअलाइज कराते हैं। अगर मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसको दोबारा ले रहा हूँ और अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये लाइन 2 का इक्वेशन हमने दो जनरल लाइन मानी है, एक लाइन 1 को ऐसा फॉर्म में है, एक लाइन 2 ऐसा फॉर्म में है। अगर हमें ये कंडीशन चाहिए कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग चाहिए तो ऐसे तो आप कैसे निकालोगे, तो ऐसा फिगर कुछ बन रहा होगा कि दो लाइन आया होगा, एक लाइन L1 आया होगा, एक लाइन L2 आया होगा, दोनों कट किया हुआ एक पॉइंट पे। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर बोलो यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगा मेरे भाई तो एक पॉइंट पे कट करेगा ना, और एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये देखो ये वाला पॉइंट L1 के ऊपर भी लाई कर रहा है और L2 के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो अगर आपको दो लाइंस दे दी जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में और आपसे बोला जाए कि यूनिक सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन अगर चाहिए तो लाइंस कट करने चाहिए, और लाइन कट करने चाहिए मतलब वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, और पैरेलल नहीं होना चाहिए मतलब m1 और m2 बराबर, है ना, दोनों का स्लोप सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्लोप सेम हो गया तो पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा तो कट ही नहीं करेगा, और जब कट ही नहीं करेगा तो कहां से आपको इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन मिलेगा। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन चाहिए या फिर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन चाहिए, दोनों चीजें सेम है, तो स्लोप बराबर नहीं चाहिए। अच्छा, m1 का स्लोप लिख सकते हैं क्या, -a1/b1, वही फॉर्मूला यूज किया हूं, है ना, कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली m2 का फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या, कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और ये माइनस और माइनस गया है ना तेल लेने, तो ये गया a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2, जिसको आप, है ना, हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सिमिलरली अगर आप इसी तरह से अगर आप बात करेंगे कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन बताओ, है ना, तो पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या पढ़ा है कि स्लोप बराबर होना चाहिए m1 बराबर m2, तो माइनस ऑफ a1 अपॉन b1 इक्वल टू माइनस ऑफ a2 अपॉन b2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, तो ये जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस की कंडीशन आपको देखते हुए नजर आ जाएगी। अच्छा, पैरेलल लाइंस की कंडीशन तो ये हो गया। अच्छा, मेरे पास पेजेस नहीं है, ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इधर ओके, एक होता है कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट लाइन बोलो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलो, है ना। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, और जब एक के ऊपर एक लाइन लाई करेगा तो इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन है ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए या फिर इसको बोल दो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन चाहिए या फिर इनफाइनाइट लाइन की कंडीशन चाहिए, तो उसके लिए हमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 चाहिए होता है। और अगर आपको चाहिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, तो अगर आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन चाहिए, है ना, कि मतलब दोनों में कोई पॉइंट कॉमन हो ही ना x और y के लिए जिसके लिए सेटिस्फाई हो, तो फॉर नो सॉल्यूशन तो लाइन पैरेलल होने चाहिए पहली बात तो, क्योंकि कट नहीं करना चाहिए, और पैरेलल तो हो लेकिन पैरेलल वाले केस में तो ये भी आता है ना कोइंसिडेंट वाला, तो इस केस को हटाने के लिए हम बोलते हैं कि C1 और C2 का रेशियो इससे बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमने 4-5 कंडीशन डिस्कस किया, स्लोप कैसे निकालते हैं, थीटा के टर्म में स्लोप का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक इक्वेशन दे दी जाएगी तो स्लोप कैसे निकालेंगे, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशंस क्या है, स्लोप के फॉर्म में कंडीशन क्या है,
और एक्स और वाई के कोफिशिएंट के फॉर्म में कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि पिछले वाले लेक्चर का थोड़ा रिपीटिशन है, बट माइंड इट मेरे भाई, पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। बहुत सारी चीजें हमने नहीं एक्सप्लेन किया, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने आज के दिन डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक टॉपिक है वो आपको अब तंग नहीं कर रहा हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई के टर्म 1 के पेपर में जो अपीयर हुआ था वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख गया होगा। कहता है कि सवाल देखिए आप पढ़िए ध्यान से, है ना। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं हम, और साइड लेंथ दिया है p और पूछा है कि एल्टीट्यूड का लेंथ बताइए। तो मतलब हमें क्या पता करना है, तो पहले कुछ छोटे छोटे टर्म, एक इक्विलेटरल जो भी दिया है उसको अच्छे से लिख लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ, है ना, आपको पता है ना कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स, है ना, ऑल साइड्स अगर इक्वल हो जाए, ट्रायंगल के अगर तीनों साइड्स इक्वल हो जाए, और है ना ऑल एंगल्स भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, और सबके सब एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, एक बेसिक सी बात। अच्छा, तो लेंथ ऑफ अगर साइड की बात करें तो लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो उन्होंने हम ऐसा सिनेरियो मान लेते हैं कि अच्छा ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो अलग बात है, मैंने मान लिया है ना। ऑफ कोर्स फ्री हैंड से ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता, आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर जो कि एक्चुअली अच्छे से ड्रॉ करता। खैर अगर हम इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं तो ये वाला साइड लेंथ भी p होगा, ये वाला साइड लेंथ भी p होगा, ये वाला साइड लेंथ भी p होगा। पूछा है एल्टीट्यूड का लेंथ बताओ मेरे भाई क्या होगा। हमने क्या बोला, एल्टीट्यूड क्या होता है, तो एल्टीट्यूड की डिफिनीशन भी आपको आनी ही चाहिए ना। कोई ये बच्चों को एल्टीट्यूड पता ही नहीं चलता एल्टीट्यूड होता क्या है। तो एल्टीट्यूड एक लाइन होता है बेसिकली, है ना, जो कि हम ड्रॉ करते हैं एक वर्टेक्स से। कोई भी एक वर्टेक्स उठाओ, एक वर्टेक्स उठाओ और वहां से परपेंडिकुलर डालो ऑन अपोजिट साइड, ठीक है ना। ये एक वर्टेक्स की जो है वो एल्टीट्यूड की डिफिनेशन है, ठीक है ना, कि कोई भी एक वर्टेक्स उठाओ जो अपोजिट साइड बचा उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दो, ठीक है ना। तो हमने ए वर्टेक्स चुना है और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है। अच्छा, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की एक प्रॉपर्टी आती है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कि फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, जो एल्टीट्यूड होता है ना वो बाइसेक्ट करता है बेस को। एल्टीट्यूड क्या करता है, बाइस करता है बेस को, मतलब जो बेस पार्ट है ये वाला पार्ट है ना, अगर वर्टेक्स ए मान रहे हो तो इस वर्टेक्स के लिए बेस कौन हो जाएगा, BC। तो ये बेस को बाइसेक्ट करता है, तो पहले BC पूरा लेंथ कितना था, P, है ना, इसको मैं मान ले रहा हूँ M पॉइंट है वाला जहाँ पे मिलेगा। तो अगर पूरा लेंथ P है और जो एल्टीट्यूड है आधा आधा हिस्से में बांट देगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि BM का वैल्यू P/2 और ये CM का वैल्यू भी P/2 हो जाएगा। ये एल्टीट्यूड की तो प्रॉपर्टी होती है। अच्छा ऐसे, हाँ। अच्छा, अपने को एल्टीट्यूड निकालना है, ये वाला लेंथ, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और ये आपको पता है ना 60 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60। तो अगर इस छोटे से ट्रायंगल की बात करूं, है ना, मैं AMB को बाहर निकाल रहा हूं, मैं एक छोटा सा ट्रायंगल A, है ना, AM और B इसको बाहर निकाल रहा हूं, ये राइट एंगल है, ये P/2 है और ये P है। आपने को क्या करना है, AM का लेंथ निकालना है। तो आपको अगर हम हाइपोटेनस, है ना, थ्योरम यूज करने को बोले कि भैया आप हाइपोटेनस थ्योरम लगा दो, क्योंकि एक ये आता है, ये आता है, ये फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग हाइपोटेनस थ्योरम नहीं दे, क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बेस है BM और AM है अपना एल्टीट्यूड, AM निकालना है। अच्छा, AB अगर गौर से देखेंगे तो उसका लेंथ आपको मिल जाएगा कितना है, AB एक साइड है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो कि P दिया हुआ है, BM का वैल्यू रख लीजिए P/2, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए AM का वैल्यू कितना आता है। तो अगर आप P² ये P/2 का स्क्वायर करोगे तो P²/4 ये आ जाएगा AM²। तो अगर आप यहाँ से AM² कैलकुलेट करने जाएंगे तो P² माइनस P²/4 आ जाएगा, जिसको आप फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो P² माइनस P²/4 दैट इज 3P²/4। तो यहाँ से हमें मिल गया AM का स्क्वायर बेसिकली 3P²/4। AM चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा
3p² बाई 4 का, ठीक है ना। तो 3 का रूट लोगे तो रूट 3 आ जाएगा,